गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज वेव्स। और 11th कंटेंट में ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लास्ट चैप्टर हम लोगों के यहाँ है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग इसको कहेंगे बिकॉज ऑफ जो भी वेव्स के बारे में एलिमेंट्री चीजें हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, उन सारी की सारी चीजों की जरूरत हम लोगों को 12th में पढ़ने वाली है। 12th में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नाम से एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, एज वेल एज रे के अंदर हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। देन आफ्टर वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग इसको पढ़ेंगे। इवन दैट अगर मैं वेव्स की बात करूं तो मैटर वेव्स के बारे में भी हम लोग 12th में पढ़ेंगे। तो यहां से हम शुरुआत करते हैं और 12th में हमें काफी कुछ वेव्स के बारे में डिस्कस करना होता है। तो इसलिए हम लोग यहां से इसको अच्छे से अगर ग्रैस्प करके चलेंगे तो निश्चित रूप से डियर स्टूडेंट्स ये फॉर फ्यूचर फॉर 11th 12th एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हम लोगों के लिए काफी यूजफुल चैप्टर होगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसा हम लोग डिस्कस करते हैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग वेटेज है इसकी 5 मार्क्स की। ये हम लोगों को 5 मार्क्स दिला सकता है अगर हम इसको तरीके से तैयार करते हैं तो। और ऑन एन एवरेज जो पीरियड्स हम लोगों के लगने 13 पीरियड्स यहाँ लगने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। 13 पीरियड्स में आप लोगों का वर्क इंक्लूड है। जो भी हम असाइनमेंट यहां से देते हैं, जो भी हम लोग एमसीक्यूज देते हैं, वो सारा कंपाइल करके 13 पीरियड्स हम लोगों के लगने वाले हैं। सिलेबस की एज यूजुअल बात हम लोग करें तो इसमें हम लोगों को वेव मोशन के बारे में डिस्कस करना है। व्हाट इज वेव मोशन, वेव के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, जैसे ट्रांसवर्स वेव मोशन है, लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन है। देन आफ्टर ट्रैवलिंग वेव्स की स्पीड के बारे में हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं। सॉरी, displacement relation for progressive waves, principle of superposition. Again it's a very important task because of 12th में हम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सुपरइम्पोजिशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। यहां हम लोग प्रोग्रेसिव वेव्स के सुपरइम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन 12th में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, वेव जाएगी किसी सरफेस से टकराएगी, अब वो सरफेस हार्ड बाउंड हो सकता है या सॉफ्ट बाउंड हो सकता है। रिफ्लेक्शन के बाद में दोनों वेव्स के बीच में सुपरपोजिशन होगा तो उससे हम लोगों को स्टैंडिंग वेव्स का कॉन्सेप्ट मिलेगा। एक नए टाइप का कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ेंगे। यहां नेट डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को 0 मिलता है। स्टैंडिंग वेव्स हमारी स्ट्रिंग्स के अंदर, मान लीजिए मैंने यहां पे कोई रस्सी ली और इसको एक रिजिड सपोर्ट से टाई अप करके इसके अंदर मोशन प्रोवाइड शुरू कर दिया, तो ऑब्वियसली इसमें जो वेव्स बनेंगी, स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी, उनके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। देन ओपन ऑर्गन पाइप्स की बात करेंगे। फ्लूट तो आप लोगों ने देखा ही होगा, बांसुरी जिसे हम लोग कहते हैं, वो बेसिकली ओपन ऑर्गन पाइप का ही एक कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स। इसमें यहाँ डिफरेंट होल्स होते हैं। तो ओपन ऑर्गन पाइप्स में बनने वाले फंडामेंटल मोड्स की बात करेंगे, हार्मोनिक्स की बात करेंगे। अब ये फंडामेंटल मोड का मतलब होता है तरीके, हिंदी में ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, तरीके। तो फंडामेंटल मोड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ हार्मोनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, एज वेल एज बीट्स। देखिए आप लोग देखते होंगे जब भी कोई म्यूजिकल साउंड हियर करते हैं, कोई म्यूजिक सुनते हैं तो कहते हैं इसमें बीट्स बहुत अच्छी हैं। तो उन बीट्स के बारे में हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं। दैट आफ्टर एक फिलोसोफर थे डॉपलर, ऑस्ट्रेलिया के अंधे व्यक्ति थे। उन्होंने साउंड को लेकर के काफी सारी चीजें एक तरीके से ऑब्जर्व की। तो डॉपलर इफेक्ट्स स्पेशली साउंड के लिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स की बात हम लोग करें तो 3 एक्सपेरिमेंट हम लोगों के सिलेबस में इस चैप्टर से हमें मिलते हैं। लैब में हम लोग चलेंगे, सारे एक्सपेरिमेंट्स को रन करेंगे to study the relation between frequency and length of a given wire under constant tension using sonometer। आप लैब में गए होंगे तो आपने लैब में निश्चित रूप से सोनोमीटर एपरेटस देखा होगा। ये सोनोमीटर एपरेटस कैसा होता है मैं यहां ब्रीफ कर देता हूं। ये एक साउंड बॉक्स होता है। इस साउंड बॉक्स में आपने देखा होगा यहाँ पे 2 होल होते हैं और यहाँ बेसिकली एक रिजिड सपोर्ट होती है, इसके ऊपर एक वायर हम लोग हैंग करते हैं, यहाँ एक फ्रिक्शनलेस पुली होती है, यहाँ पे हम लोग वेट जो है इसके ऊपर हैंग कर सकते हैं। बीच में 2 स्टॉपर यहाँ लगे होते हैं। तो बेसिकली ये सोनोमीटर एपरेटस होता है, आपने देखा होगा लैब में। तो इसके बेसिस पे हम लोग, इसकी हेल्प से हम लोग
ये फाइंड आउट करने वाले हैं, जिसमें एक बार हम लोग कांस्टेंट टेंशन रखेंगे, यहां जो वेट होगा इसको हम लोग कांस्टेंट रखेंगे। दूसरा एक्सपेरिमेंट नंबर 9 जो लिस्ट के अकॉर्डिंग हमारा है वो है टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ गिवन वायर एंड टेंशन फॉर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। दूसरे केस में हम लोग फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेंगे, कैसे करेंगे ये लैब में समझेंगे हम। ये जो वेट हम यहां पे हैंग कर रहे हैं और इन दोनों स्टॉपर्स के बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच में एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के लिए रिलेशनशिप हम लोग फाइंड आउट करेंगे। दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 9 अकॉर्डिंग टू आवर लिस्ट। एक एक्सपेरिमेंट हम लोगों को यहां पे और भी परस्यू करना होता है, दैट इज टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर यूजिंग द रेजोनेंस ट्यूब बाय 2 रेजोनेंस पोजीशंस। देखिए ये रेजोनेंस ट्यूब का apparatus भी आपने देखा होगा, किसी कॉर्नर में लैब में रखा होगा। बेसिकली यहां क्या होता है, यहां आप देखते हैं ये एक पाइप होता है, जनरली स्टील का पाइप होता है, और इस स्टील के पाइप से कनेक्टेड एक आपका ट्रांसपेरेंट रबर का पाइप होता है। इस रबर के पाइप के बैक साइड में आपने देखा होगा स्केल खड़ा रहता है। यहां पर एक रॉड रहती है जिसपे हम लोग एक ऐसा अरेंजमेंट प्लेस करते हैं एक छोटे टब के थ्रू, जिससे कि इसके अंदर जो वाटर का लेवल है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकें, अप कर सकें, डाउन कर सकें। साथ में ट्यूनिंग फॉक्स होते हैं। ट्यूनिंग फॉक्स जनरली इस तरीके के बने होते हैं। हम इनको साउंड करके इसके ऊपर लेकर के आते हैं, तो नीचे जाने वाली साउंड और इससे रिफ्लेक्ट होने वाली साउंड के बीच में सुपरपोजिशन होता है। सुपरपोजिशन से रेजोनेंट की कंडीशन मिलती है, तो हमें एक तीखी आवाज कंपैरेटिवली सुनाई देती है। इस तरह से हम लोग इस रेजोनेंस ट्यूब को यूज करके फाइंड आउट करना चाहेंगे द वेलोसिटी ऑफ साउंड। अभी ये सब आप लोगों को मुश्किल लग रहा होगा बिकॉज ऑफ अभी वेलोसिटी ऑफ साउंड के बारे में नहीं पता, क्या फॉर्मूला होता है, कैसे कंप्यूट करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, सब कुछ यहां समझाएंगे, आ जाएगा आपको समझ। और निश्चित रूप से कोई भी एक्सपेरिमेंट हमें लैब में तभी करना चाहिए जब हमारा कंटेंट कवर हो जाए। तो ये चूंकि लास्ट की चैप्टर है, तो इसके बाद ही ये तीनों एक्सपेरिमेंट परस्यू होने चाहिए। जब तक हमें थ्योरी सारी क्लियर नहीं होगी तब तक एक्सपेरिमेंट हम लोग क्या करेंगे। ज्यादातर बच्चे ये कई बार गलती भी करते हैं कि बिना थ्योरी तैयार किए हुए लैब में चले जाते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कई बार मजबूरी होती है टर्न की, तो उसका तरीका यह है कि लैब मैनुअल से एटलीस्ट आप थॉरोली पढ़ के जाएं। तो जितनी भी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होंगी वो लैब मैनुअल के अंदर दे रखी होती है, आपके टीचर आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो निश्चित रूप से फिर एक्सपेरिमेंट में आपको इंटरेस्ट भी आएगा और अच्छा लगेगा। अब ऐसे ही चले गए सोते जगते हुए, कभी लैब कोट नहीं है। लैब कोट मींस सिंसियरिटी, सिंपल। बाकी फिजिक्स लैब में लैब कोट का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता, लेकिन सिंसियरिटी पता लगती है कि आप घर से जब चले थे तो आपको ये बात याद थी कि नहीं आज मुझे लैब करना है। जब ये बात आपको पता होगी, आपको याद होगी, तो ऑब्वियस है आप लैब मैनुअल भी लाएंगे, लैब प्रैक्टिकल फाइल भी लाएंगे, पहले से उसको लिखेंगे भी, एक बार पढ़ेंगे भी, तो फिर करने में मजा आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे। अब जहां तक एक्टिविटी का प्रश्न है, तो यहां कोई एक्टिविटी हमारे सिलेबस में नहीं रखी गई है। बाकी हम बहुत सारी एक्टिविटीज यहां पे बना सकते हैं। इवन दैट इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, खूब बना सकते हैं। एक बार आपने बरसात में स्पीड ऑफ साउंड ले ली, एक बार आपने ड्राई एयर में ले ली, एक बार मॉइस्ट एयर में ले ली, एक बार आपने ठंड के दिनों में ले ली। डिफरेंट, भाई पूरा सेशन आपको मिलता है। पूरे सेशन में 10 महीने तो मिलते ही है। इन 10 महीने में आप हर महीने वेलोसिटी ऑफ साउंड को क्या कर लो, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर लो। अब उसमें वेरिएशन निकाल के दिखा दो, वेरिएशन के बेसिस पे कोई कंक्लूजन दे दो, बन गया इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट। भैया इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट का मतलब ये थोड़ी है कि बस आपने लिया और छापा और दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट का मतलब होता है सीधे से आपने एनवायरनमेंट से कुछ डाटा उठाया, उस डाटा के बेसिस पे आपने कुछ कंक्लूड किया। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं बात करना चाहूंगा अपने कंटेंट की। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों को यहां पढ़ना है वेव मोशन। तो एग्जैक्टली व्हाट इज वेव? वेव इज ए कंटिन्यूअस डिस्टरबेंस। कोई भी मीडियम पार्टिकल्स हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी थिंग मैं ले सकता हूं, उसमें अगर कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, डिस्टरबेंसेस हो रहे हैं, उन डिस्टरबेंसेस की हेल्प से हम एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे प्रोपेगेट कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द एनर्जी ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। अब देखिए, कोई भी डिस्टरबेंस होगा तो ऑब्वियस है किसी मीडियम के थ्रू होगा, तो उस मीडियम की एनर्जी को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन हम कंटिन्यूअस डिस्टरबेंसेस की हेल्प से अपनी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, तो उसे कहेंगे हम लोग वेव।
सिंपल सा एग्जांपल मैं यहां से बोल रहा हूं, मेरे मुंह से वेव्स जनरेट हो रही हैं, आपके कान के डायफ्राम पे जाकर के टकरा रही हैं। मेरे मुंह से जो एनर्जी निकल रही है वो एनर्जी आपके कान के पर्दे पे जाकर के टकरा रही है। एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब उस एनर्जी के अंदर मैं मैसेज क्या देना चाह रहा था वो हम 12th में पढ़ेंगे। मैसेज में देना चाह रहा था, आपको वेव समझाना चाह रहा था, मैं आपको फिजिक्स समझाना चाह रहा था, मैं आपको कंटेंट बता रहा था, तो उसी फॉर्म में पहुंच गया तो हम कहेंगे कम्युनिकेशन हो गया। और अगर सिर्फ एनर्जी का प्रोपेगेशन हमें पढ़ना है तो दैट इज वेव। तो डियर स्टूडेंट्स, वेव इज ए कंटिन्यूअस डिस्टर्बेंस। विद द हेल्प ऑफ वेव energy may be transferred from one place to another place without affecting the energy of medium particles। अब मीडियम क्या है, मैं यहां से बोल रहा हूं, आप सब लोग सुन रहे हैं, बीच में क्या आ रहा है, एयर आ रही है। अब ये एयर यहां पे एज ए मीडियम काम करेगी। तो आई होप सो वेव का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको एग्जाम में वेव को कैसे लिखना है मैंने यहां डिस्क्राइब किया हुआ है, आपको नोट्स की फॉर्म में दिया हुआ है, रेडी टू ईट है। आप चाहें तो सीधे सीधे इस डिफाइन को लिख सकते हैं। मैं यहां से डिक्टेट करता हूं, आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस व्हिच ट्रैवल थ्रू ए मीडियम ड्यू टू रिपीटेड वाइब्रेशन ऑफ ए पार्टिकल्स। अब डियर स्टूडेंट, रिपीटेड पार्टिकल्स ऑफ रिपीटेड वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल, जो एयर के मॉलिक्यूल्स है वो अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करते हैं, अपनी ही जगह पे ऑसिलेट करते हैं, किसी भी अपनी मीन पोजीशन के अक्रॉस। बोथ इंफॉर्मेशन, अगर यूजफुल है तो हम उसको इंफॉर्मेशन कहेंगे, बोथ इंफॉर्मेशन एंड एनर्जी प्रोपेगेट इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, बट देयर इज नो मोशन ऑफ मैटर एज ए होल थ्रू आउट द मीडियम। तो देखिए, इसमें दो तीन बातों को हम लोगों को एम्फेसाइज करना है, उसके बेसिस पर अपने डेफिनेशन को डिफाइन करना है। वेव मोशन क्या है, एक काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस है, किसके अंदर, मीडियम पार्टिकल्स के अंदर, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन एनर्जी को प्रोपेगेट कर सकते हैं। किसकी फॉर्म में, सिग्नल्स की फॉर्म में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, विदाउट अफेक्टिंग मोशन ऑफ मैटर थ्रू विच वेव इज प्रोपेगेटिंग। यानी जिस मीडियम के थ्रू वेव प्रोपेगेट हो रही है उसके पार्टिकल्स का नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, वो सिर्फ अपनी जगह पर ऑसिलेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहां एग्जांपल ले रहा हूं, इस रूम के अंदर जितनी एयर है वो उतनी ही है मेरे बोलने से पहले और मेरे बोलने के बाद। मैंने बोलना शुरू किया, वेव जनरेट करना शुरू किया, मीडियम के पार्टिकल्स अपनी जगह पर ऑसिलेट हुए। जरा ध्यान से देखेंगे, जब मैं कोई भी वर्ड बोलता हूं, कोई भी सेंटेंस बोलता हूं, तो मेरी टंग, मेरी जीभ जो है वो ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं डिफरेंट वर्ड्स के लिए मूव करती है, यानी मेरी जीभ जो है वो ऑसिलेट कर रही है। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी वेव प्रोपेगेशन के लिए, किसी भी कंटीन्यूअस डिस्टर्बेंस के लिए किसी बॉडी का ऑसिलेट करना बहुत जरूरी है। तो यहां वो चीज क्या है, वो ऑब्जेक्ट क्या है, माय टंग, मेरी जीभ जो है वो क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। अब जब मेरी जीभ बाहर आती है तो सराउंडिंग के जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें धक्का एक तरह से पुश लगता है, आगे की तरफ पुश लगता है, तो वो अपनी जगह पे ऑसिलेट करते हैं। यहां से उठ करके मॉलिक्यूल आपके कान तक नहीं जाएगा, लेकिन वो यहीं मेरी टंग की वजह से आगे आएगा, अपने आगे वाले मॉलिक्यूल को पुश करेगा और वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। क्योंकि मेरी जीभ जब आगे गई थी तो मॉलिक्यूल आगे गया, जब जीभ वापस आई तो वो वापस आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी जगह पर ऑसिलेट करते हैं, ऑसिलेशंस की हेल्प से वो अपनी एनर्जी आगे वाले को ट्रांसफर कर देते हैं, आगे वाले मॉलिक्यूल्स और आगे वाले मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। फाइनली जो एनर्जी ऑसिलेटिंग बॉडी से जनरेट हो रही थी वो कहीं ना कहीं जाकर के किसी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है, जस्ट लाइक योर ईयर्स। नो डाउट बोलने में बहुत एनर्जी खर्च होती है, आपको लगता होगा, तो डियर स्टूडेंट ऐसा नहीं है, काफी एनर्जी खर्च होती है। आपको इस चीज को रियलाइज करना चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों को शांत रहना चाहिए, कम से कम बोलना चाहिए, जहां जरूरत है वहीं बोलना चाहिए। अननेसेसरी एनर्जी खर्च होती है। इवन दैट डियर स्टूडेंट्स, हम लोग तो अभी सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहे हैं, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझने की बात कर रहे हैं। अगर मैं अपनी सनातन कल्चर को देखता हूं, अगर मैं एंशिएंट हिस्ट्री को देखता हूं, तो गायत्री मंत्र एक जनरल सा मंत्र है जिसे मोस्टली लोग जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी प्रोपेगेशन का एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने का बहुत बड़ा क्या
एक तरीके से कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं किसी भी मंत्र की बात करता हूं, हो सकता है मुझे उस मंत्र का अर्थ ना पता हो, लेकिन वो अपने आप में एक वर्थ रखता है। क्या वर्थ रखता है? वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो हम लोग जो है उन चीजों को अभी समझ नहीं पाए हैं या समझने की कोशिश हमने नहीं की है। बाकी अगर मैं एंशिएंट कल्चर की बात करता हूं, सनातन कल्चर की बात करता हूं, तो निश्चित रूप से एनर्जी प्रोपेगेशन का ये एक मीन था। ये कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअल चीजें थी उनको आगे बढ़ाने का कॉन्सेप्ट था। खैर, मैं उस पर बहुत ज्यादा आगे डिबेट नहीं करूंगा। आप अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो सर्च कीजिएगा और पढ़िएगा। चलिए, तो हम लोग यहां वेव मोशन के बारे में बात कर रहे थे। तो वेव मोशन क्या है? एक कंटिन्यूअस डिस्टरबेंस है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट अफेक्टिंग द एनर्जी ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगा। मैंने अपना टंग का एग्जांपल तो आपको बता ही दिया कि टंग ऑसिलेट करती है। डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम देखते हैं, बड़ा मजेदार सा डायग्राम है। मान लीजिए कहीं भी पानी है, पॉन्ड है, और पॉन्ड में मैंने क्या किया? एक छोटा सा पत्थर डाल दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा यहां पे वेव्स या कंटिन्यूअस डिस्टर्बेंस डेवलप होते हैं। पहले पानी डिप होता है, जमीन अंदर की तरफ जाता है, फिर देखा होगा आपने ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है और फिर ऊपर आता है। कंटिन्यूअस मेरे डिस्टर्बेंसेस डेवलप हो जाते हैं। तो ये ऊपर से देखा हुआ व्यू है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप साइड वे देखते हैं तो साइड वे आपको इस तरीके से दिखाई देता है। तो ये बेसिकली कंटिन्यूअस डिस्टर्बेंस को शो करने का तरीका है। इसी रिप्रेजेंटेशन से हम लोग कह सकते हैं कि दैट इज वेव मोशन। अब नो डाउट इस वेव मोशन में कुछ चीजें हम लोग यहां और देखना चाहेंगे। जो यहां माउंट बन रहे हैं, एक कंटिन्यूअस फॉर्म में माउंट बन रहे हैं, दे आर टर्म्ड एज क्रीस्ट। यहां कंटिन्यूअस फॉर्म में बंप बन रहे हैं, गड्ढे बन रहे हैं, दे आर टर्म्ड एज ट्रफ। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से वेव मोशन को मैं समझा सकता हूं। अब अगर मैं इस चीज को एक सिंपल ऑसिलेटर पेंडुलम की हेल्प से समझाना चाहूं तो बड़ा आसान सा काम है। ये मैंने यहां पे सिंपल पेंडुलम ले लिया डियर स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक माय टंग। नो डाउट जब ये आगे की तरफ इधर जाएगा तो ऑब्वियस है ट्विस्ट बनेगा, जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर उठेंगे। जब ये वापस आएगा तो ऑब्वियसली यहां पे क्या बनेगा? ट्रफ बनेगा। ये ऑसिलेट करता रहेगा अपनी जगह पे और वेव मोशन मेरा आगे की तरफ होता रहेगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू वेव मोशन। डियर स्टूडेंट्स, वेव मोशन से रिलेटेड और भी एक दो बातें हमने यहां डिस्कस कर रखी हैं, जैसे energy is transferred to the particles of next layer which also begin to oscillate and so on। जैसा मैंने अभी आपको डिस्कस किया था उसी चीज को यहां पे समझा रखा है कि कोई भी मॉलिक्यूल अपनी जगह पर ऑसिलेट करेगा तो वो अपने से आगे वाली लेयर को ऑसिलेट करने के लिए टेंड करेगा, अपने से आगे वाली लेयर में ऑसिलेशन डेवलप कर देगा, वो अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। अब जैसे जैसे डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी भी आगे प्रोपेगेट होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहां पे बता रखा है। आप इसी तरह से वेव मोशन को अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, बाकी तो समझना ज्यादा जरूरी है। एग्जाम में तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। अब जो चीजें हम लोगों ने ऊपर पढ़ी थी उनको समराइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला, the disturbance travels through the medium due to repeated periodic oscillations। जैसे मैंने अभी आपको सिंपल पेंडुलम या टंग का एग्जांपल लेकर के बताया कि ये अगर पीरियोडिक ऑसिलेशन करेगी मेरी टंग या सिंपल पेंडुलम तो डिस्टर्बेंस कंटिन्यूअस आगे बढ़ेगा। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनका कोई एक्चुअल ट्रांसफर नहीं होगा, वो अपनी ही जगह पे ऑसिलेट करेंगे लेकिन एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे प्रोपेगेट कर देंगे। देयर इज अ रेगुलर फेज डिफरेंस बिटवीन वन पार्टिकल एंड नेक्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये बात मुझे समझनी होगी। देखिए, मान लीजिए मैं यहां पर ये मीडियम के मॉलिक्यूल्स का एक क्लस्टर आपको शो करता हूं। ये मान लीजिए मैंने क्लस्टर आपको शो किया।
अब इसमें क्या होगा, जब भी कोई मॉलिक्यूल अपनी जगह पे ऑसिलेट करेगा, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल ऑसिलेट करता है, तो इस मॉलिक्यूल के कंपैरेटिवली इस मॉलिक्यूल की फेज यानी ओरिएंटेशन अलग होगी, फिर इसकी ओरिएंटेशन अलग होगी, इसकी ओरिएंटेशन अलग होगी, इसकी ओरिएंटेशन अलग होगी। अब ओरिएंटेशन को मैंने कैसे शो किया था, मैंने ऐसे शो किया था। अब आप देखेंगे तो एक्चुअल में ये जो डिस्टरबेंस मैंने यहां शो किया है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, पहला मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा मॉलिक्यूल, पांचवा मॉलिक्यूल, ये हर मॉलिक्यूल की अपनी अपनी फेज है। कहने का मतलब इस पॉइंट को अगर मैं ध्यान से देखता हूं, देयर इज ए रेगुलर फेज डिफरेंस, एक के बाद अगले मॉलिक्यूल के अंदर एक रेगुलर फेज डिफरेंस मेरे को मिलता है। वेव वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। व्हाट इज वेव वेलोसिटी? डिस्टेंस जो मेरा एनर्जी का प्रोपेगेशन हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, ये कांस्टेंट टाइम इंटरवल में कांस्टेंट डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगा। मान लीजिए टी टाइम में इसने डिस्टेंस डी ट्रेवल की, तो फिर अगले टी टाइम में डी ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फिर अगले टी टाइम में डिस्टेंस डी ही ट्रेवल करेगा। तो इसे मैं कहूंगा वेलोसिटी ऑफ वेव। तो किसी भी मीडियम के अंदर जो वेलोसिटी ऑफ वेव है वो कांस्टेंट रहेगी, बशर्ते फिजिकल पैरामीटर्स जैसे लाइक टेंपरेचर है, प्रेशर है, या व्हाटएवर जो ह्यूमिडिटी है, इन सारी चीजों को हम कांस्टेंट रखते हैं। जबकि यहां देखिए, इसको हम आगे दोबारा से देखते हैं। वेव वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन ए गिवन मीडियम व्हाइल द पार्टिकल वेलोसिटी चेंजेस कंटीन्यूअस। यस, एब्सोल्युटली डियर स्टूडेंट्स, यहां पार्टिकल वेलोसिटी का भी कांसेप्ट मैं अभी आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जब भी कोई मीडियम का पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो सब लोग जानते हैं यहां मीन पोजीशन पे वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पॉइंट पे जाकर के वेलोसिटी जीरो हो जाती है और फिर अपोजिट डायरेक्शन में मोशन लेना शुरू करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो भी मीडियम पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, जिनकी वजह से वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है, उनकी वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगी। तो देखिए, पार्टिकल वेलोसिटी बेसिकली जो मीडियम पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं उनकी अपनी वेलोसिटी है। वेव वेलोसिटी जो रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड है डिस्टेंस वाइज, वो है। दोनों चीजें बिल्कुल फर्क है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 5 है प्रोपेगेशन ऑफ ए मैकेनिकल वेव। द मीडियम मस्ट पॉजेस प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्शिया एज वेल एज इलास्टिसिटी। डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोग पीछे भी पढ़ के आए हैं। कोई भी ऑसिलेटरी बॉडी है, अब यहां मीडियम के पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहा है, जब मीडियम के पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहा है उसकी वजह से हमारा डिस्टरबेंस हो रहा है या वेव जनरेट हो रही है, तो ऑब्वियसली ऑसिलेशंस के लिए जो एसेंशियल कंडीशंस थी, क्या कंडीशंस थी? एक था हमारा वहां पे फोर्स कांस्टेंट और एक था हमारा इनर्शिया। आपको याद होगा T इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट m/k हम लोगों ने पढ़ा था। ये तो था हमारा स्प्रिंग फैक्टर, ये था हमारा इनर्शिया फैक्टर। तो ऑब्वियसली किसी भी बॉडी के ऑसिलेट करने के लिए दोनों ही फैक्टर्स का होना जरूरी है। यानी जब तक मीडियम के पार्टिकल्स का अपना मास नहीं होगा तब तक ऑसिलेशन पॉसिबल नहीं है। जब तक इनर्शिया की प्रॉपर्टी नहीं होगी ऑसिलेशन पॉसिबल नहीं है। जब तक इलास्टिसिटी नहीं होगी किसी मीडियम की, चाहे एयर ही क्यों ना हो, उसकी जब तक इलास्टिसिटी नहीं होगी, स्प्रिंग कांस्टेंट का कांसेप्ट नहीं होगा, स्प्रिंग फोर्स का कांसेप्ट नहीं होगा, तब तक ऑसिलेशन पॉसिबल नहीं है। और अगर ऑसिलेशन पॉसिबल नहीं है तो निश्चित सी बात है वेव का प्रोपेगेशन भी पॉसिबल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी मीडियम के अंदर से वेव हमारी प्रोपेगेट हो सके, वेव ट्रेवल कर सके, उसके लिए दो प्रॉपर्टीज का होना जरूरी है। किसकी है वो प्रॉपर्टीज? मीडियम की दो प्रॉपर्टीज हैं। मीडियम के पार्टिकल्स का इनर्शिया जरूर होना चाहिए, मीडियम के पार्टिकल्स के बीच में इलास्टिसिटी जरूर होनी चाहिए, यानी रीस्टोरिंग जरूर होनी चाहिए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करना चाहेंगे टाइप्स ऑफ वेव के बारे में। देखिए टाइप्स ऑफ वेव क्या है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा आता है यहाँ पे मैकेनिकल वेव्स का। डियर स्टूडेंट्स, ऐसी वेव्स, ऐसे कंटीन्यूअस डिस्टरबेंस जिनको ट्रेवल होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। दे रिक्वायर मेटल मीडियम जस्ट लाइक एयर। अब एक बच्चा पीछे से कहेगा कि सर अभी तक तो हर जगह यही बात हो रही थी कि एयर के मॉलिक्यूल्स एयर, यस एब्सोल्युटली, आपको समझाने के लिए हो रही थी, लेकिन ऐसी भी वेव्स हम लोगों को मिलती हैं जिनके ट्रैवलिंग के लिए किसी मेटेरियल मीडियम की जरूरत ही नहीं है, वैक्यूम के थ्रू भी ट्रैवल कर सकते हैं। उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे, ब्रीफिंग अभी यहां करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो मैंने एग्जांपल में कहा आपको,
वो हमारा 12th का कॉन्सेप्ट है और उसमें किसी मेटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है, वैक्यूम के थ्रू वेव्स ट्रैवल कर सकती हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहां हम लोग पहले टाइप की बात कर रहे हैं, तो ये है मेरा मैकेनिकल वेव्स, तो यहां किसी मेटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है, मेटेरियल मीडियम की जरूरत है जस्ट लाइक एयर। किसके लिए? मैकेनिकल वेव्स के। सच वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड इलास्टिक वेव्स। इन वेव्स का दूसरा नाम जो है वो इलास्टिक वेव्स है। नो डाउट इन वेव्स को हम लोग न्यूटन के लॉज के थ्रू गवर्न कर सकते हैं। तीनों लॉ इसमें लगेंगे, एक्शन रिएक्शन भी लगेगा, F इक्वल्स टू ma भी लगेगा और लॉ ऑफ इनर्शिया भी लगेगा। किसके लिए? मैकेनिकल वेव्स के लिए। अब मेटेरियल मीडियम में एयर है, ग्लास है, वाटर है और आयरन है, स्टील है, प्लास्टिक है, ये सब मेटेरियल मीडियम है, तो इनके थ्रू मैकेनिकल वेव्स ट्रेवल कर सकती हैं। डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, सेस्मिक वेव्स एटसेट्रा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये दूसरे टाइप की वेव्स हैं। इन वेव्स को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मेटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये मेटेरियल मीडियम से ट्रैवल नहीं कर सकती, ये दोनों ही तरह से ट्रैवल कर सकती हैं। मैकेनिकल मीडियम के थ्रू भी ट्रैवल कर सकती हैं और अगर कोई मेटेरियल मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, तब भी ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस ट्रैवल कर सकती हैं। जस्ट लाइक सन से मिलने वाले रेडिएशंस, चाहे वो हीट रेडिएशंस हो या यूवी रेज हो या विजिबल रीजन हो, बीच में सबको पता है अर्थ और सन के बीच में एक लंबा गैप है जिसमें कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है यानी हम उसको वैक्यूम कहते हैं, ल्यूमिनिफेरस ईथर कहते हैं। वहां से भी ये वेव्स ट्रैवल कर सकती हैं, एनर्जी का प्रोपेगेशन हो जाता है, तो हम इस टाइप के वेव्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एब्सोल्युटली दो वर्ड्स यहां पे हैं, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म दोनों से मिलकर के ये वेव्स बनती हैं। यहां भी कंटीन्यूअस डिस्टर्बेंस होते हैं, एनर्जी की प्रोपेगेशन हो सकती है, मीडियम के पार्टिकल्स की जरूरत नहीं होती, अगर हैं तो वहां से भी ट्रैवल कर सकती हैं। इन्हें हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल के लिए लाइट फ्रॉम सन एंड स्टार्स बहुत सारे हैं, विजिबल रीजन है, अल्ट्रावायलेट है, रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, एक्सरेज है, ये सारी की सारी हमारी ट्रैवल हो सकती हैं। इनके टाइप को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्ड टाइप है मैटर वेव्स। ये भी हम लोगों को 12th में ही प्रॉपर्ली पढ़ना है, लेकिन मैटर वेव्स क्या होती है? द वेव्स एसोसिएटेड विद माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम, मॉलिक्यूल, इनसे एसोसिएटेड जो वेव होती हैं, जिनको बेसिकली हम लोग मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव के नाम से जानते हैं, ये तीसरा टाइप है हमारा वेव्स का। डियर स्टूडेंट्स, हमने यहां 3 टाइप पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ generating source as well as medium required or not। अब हम यहां इन तीनों ही टाइप्स ऑफ वेव को फर्दर 2 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है ट्रांसवर्स, दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल। डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं हम लोग समझेंगे। देखिए, जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि कोई भी वेव जब ट्रैवल करती है तो उसमें 2 तरह की वेलोसिटी मेरे को मिलती है। एक मिलती है वेव वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से एनर्जी मेरी ट्रांसफर हो रही है। दूसरी मिलती है पार्टिकल्स की वेलोसिटी, जिसमें पार्टिकल्स अपनी जगह पे ऑसिलेट करते हैं, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग वेलोसिटी होती है। डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसवर्स वेव्स मैं यहीं से आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन एंड मीडियम के पार्टिकल्स के ऑसिलेट करने की डायरेक्शन अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो हम लोग इसे कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। यही चीज हम लोगों ने यहां डिफाइन में लिख रखी है। These are the waves in which the individual particles of the medium oscillates perpendicular to the direction of wave propagation. That is the direction of wave propagation and that is the direction of oscillations of medium particles। दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अल्टीमेटली इस तरह की जो प्रोपेगेटिंग वेव होंगी उन्हें हम लोग ट्रांसवर्स वेव्स के नाम से जानेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सेम डायग्राम हम लोगों ने नीचे दे रखा है।
दोनों ही डायग्राम आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। वेव के एक छोटी सी फॉर्म को हम लोग पल्स कहते हैं, यहाँ पे पल्स दे रखा है। तो अगर मैं एक स्मॉल ड्यूरेशन के लिए वेव का कोई हिस्सा उठा लूं, एक स्मॉल ड्यूरेशन के लिए किसी डिस्टरबेंस की बात करूं, तो दैट विल बी टर्म्ड एज पल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन की। देन आफ्टर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है और मीडियम के पार्टिकल्स के ऑसिलेट होने की डायरेक्शन है, वो दोनों पैरेलल होंगी। मान लीजिए वेव प्रोपेगेशन मेरा ये हो रहा है और मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पे इसके पैरेलल ही ऑसिलेट करते हैं। तो इस तरह के वेव प्रोपेगेशन को मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपेगेशन कहूंगा या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के नाम से जानूंगा। इस चीज को हम लोगों ने यहां डिफाइन भी कर रखा है। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपेगेशन। साउंड वेव्स इसका एक अच्छा एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। अब हम लोग बात करना चाहेंगे फर्दर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम थ्रू विच ए मैकेनिकल वेव विल प्रोपेगेट। अब देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके लिए तो मीडियम की जरूरत ही नहीं है, इसलिए उसके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन अगर कहेंगे भी तो 12th में कहेंगे। लेकिन हम लोगों को यहाँ प्रोग्रेसिव वेव्स के बारे में पढ़ना है, जो आगे की तरफ बढ़ती हैं। मैकेनिकल वेव्स के बारे में पढ़ना है, जिनको मेटेरियल मीडियम की जरूरत है। तो मीडियम की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, हमने ब्रीफ को भी 2 मिनट पहले किया था, फिर दोबारा से यहाँ पे देखते हैं। इलास्टिसिटी, जैसा मैंने बताया था, स्प्रिंग फैक्टर के लिए जरूरी है कि मीडियम मेरा इलास्टिक हो। इनर्शिया, इनर्शिया फैक्टर के लिए जरूरी है कि मीडियम के पार्टिकल्स का अपना कुछ न कुछ मास जरूर हो। तीसरी कंडीशन बड़े मजेदार से, मिनिमम फ्रिक्शन। जितने भी ड्रैगिंग फोर्स हैं वो मिनिमम होने चाहिए या होने ही नहीं चाहिए। यानी जस्ट लाइक मैं एयर की बात करूं, किसी गैस की बात करूं, तो गैस की विस्कोसिटी कम से कम होनी चाहिए, एयर की विस्कोसिटी कम से कम होनी चाहिए, ड्रैगिंग फोर्सेस कम से कम होनी चाहिए। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मीडियम की होनी चाहिए। देन आफ्टर वी आर मूविंग टुवर्ड्स सम डेफिनेशंस इन कनेक्टेड विद द वेव मोशन। डियर स्टूडेंट्स, काफी सारी डेफिनेशंस तो ऐसी हैं जिन्हें हम लोग ऑसिलेशंस वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, जैसे एम्पलीट्यूड। देखिए क्या होता है, जब भी कोई वेव मोशन होगा तो मीडियम के पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो ऑसिलेट करेंगे। तो मीन पोजीशन से जितना मैक्सिमम तक ये जाते हैं, दैट इज एम्पलीट्यूड, जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल ए। डिफाइन हमने याद रखी है, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट suffered by the particle of the medium about their mean position. टाइम पीरियड, डियर स्टूडेंट्स, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में मीन पोजीशन से ऊपर गया, फिर वहीं आया, फिर नीचे गया, फिर वहीं आया, जो भी टाइम लगेगा इस कंप्लीट ऑसिलेशन में, दैट विल बी टर्म्ड एज टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी, दैट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, या मैं कहूंगा नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स इन 1 सेकेंड इज टर्म्ड एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट्ज से या पर सेकंड से मेजर करते हैं। एम्पलीट्यूड को हम लोग मीटर से मेजर करेंगे, ऐसा ही यूनिट सिस्टम है। डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों ही डेफिनेशंस आपको क्लियर हो गई होंगी। हम लोग ऑसिलेशंस में भी पढ़ के आए हैं। देन आफ्टर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज विद टाइम इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग जनरली ओमेगा से डिनोट करते हैं। रेडियन पर सेकेंड इसके लिए क्या होता है, यूनिट होता है। डियर स्टूडेंट्स, एक नई डिफाइन हम लोग यहाँ पे जानने जा रहे हैं, वो है वेवलेंथ। अब जरा ये वेवलेंथ क्या है इसे हम लोग समझेंगे। 2 डिफरेंट एस्पेक्ट में डिफरेंट तरीके से वेवलेंथ को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। मैं इसी डायग्राम को बेस लेता हूं। अब देखिए हो क्या रहा है, इस डायग्राम को कैसे बना पहले ये समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये कोई सिंपल ऑसिलेटर है, सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन से ऑसिलेशन शुरू करता है। मान लीजिए पॉजिटिव डायरेक्शन में ये यहां तक गया। अब ये पोजीशन पे मैंने जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था, इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कह दिया। इसको दिखाने के लिए मैंने ओरिजिन से शुरू किया और सी पे पहुंच गया। सी के बाद ये वापस अपनी मीन पोजीशन पे आया। मीन पोजीशन पे आया तो सी से मैं यहां मीन पोजीशन पे आ गया डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद ये दूसरी तरफ एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, तो मैंने दूसरी तरफ एक्सट्रीम पोजीशन इसकी शो कर दी। फिर ये वापस मेरा मीन पोजीशन पे आया, तो मैंने इसको वापस यहां मीन पोजीशन पे दिखा दिया। ये 1 कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया। तो 1 कंप्लीट ऑसिलेशन में
वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी दैट विल बी टर्म्ड एज वेवलेंथ एंड डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर लैम्डा, दैट इज टर्म्ड एज लैम्डा। तो डिस्टेंस ये पहली डिफाइन है वेवलेंथ को बताने के लिए। अगेन वेवलेंथ को भी हम लोग मीटर से ही मेजर करेंगे एसआई सिस्टम में। अब अगर मैं कंटिन्यूअस वेव ले लेता हूं जस्ट लाइक जैसा मैंने डायग्राम पे दे रखा है, तो बच्चों यहां ये क्रीस्ट ट्रफ, तो दो कॉन्सिक्यूटिव क्रीस्ट के बीच की डिस्टेंस या दो कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस दैट विल बी टर्म्ड एज व्हाट वेवलेंथ। ये वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन यहां पे दिखा रखी है। अगर मैं वेव वेलोसिटी यहां से निकालना चाहता हूं तो ऑब्वियसली दैट इज लैम्डा बाई टी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम दैट इज लैम्डा बाई टी, दैट इज वेव वेलोसिटी। डिस्टेंस ट्रांसवर्स वेव्स में क्रीस्ट और ट्रफ के टर्म्स में हम लोग वेवलेंथ को डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम लोग एक कंप्लीट ऑसिलेशन में ट्रेवल्ड डिस्टेंस को वेवलेंथ के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं। दोनों ही डेफिनेशन हमने यहां पे दे रखी है। दैट इज वेव नंबर, द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन ए यूनिट डिस्टेंस। अब मैं सिंपली यहां पे बात करूं, यहां पे 1 मीटर की डिस्टेंस में ले लूं, 1 मीटर में कितने कंप्लीट वेव आ जाते हैं या कितने फ्रिक्शन वेव आ जा सकते हैं। मान लीजिए 15.5 वेव आ गए 1 मीटर के अंदर, 15.5 लैम्डा आ गया 1 मीटर के अंदर, तो दैट विल बी टर्म्ड एज वेव नंबर, दैट इज व्हाट वेव नंबर। एंगुलर वेव नंबर दैट इज टर्म्ड एज 2 पाई ओवर लैम्डा, द क्वांटिटी 2 पाई ओवर लैम्डा इज टर्म्ड एज एंगुलर वेव नंबर, या इसको हम लोग प्रोपेगेशन कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट्स सबको पता है जो पहली क्लास होती है उसमें हमारी टर्मिनोलॉजी होती है, जनरली हम लोग डिफरेंट टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स जब तक ये टर्म्स हमारे क्लियर नहीं होंगे तब तक निश्चित रूप से हम लोग क्लास को आगे बढ़ा ही नहीं सकते, चैप्टर को आगे बढ़ा ही नहीं सकते। तो ये एंगुलर वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर क्या होता है, इनमें आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, आपको क्लियर पता होना चाहिए। वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी का दूसरा नाम है फेज वेलोसिटी, इसको हम लोग लैम्डा बाई टी से अभी डिनोट कर चुके हैं, बता चुके हैं। मैं आगे फिर दोबारा से डिस्कस करके दूंगा आपको। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए वेव पर यूनिट टाइम इन इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। देखिए अपोजिट डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे हम, जिस डायरेक्शन में वेव हमारी ट्रेवल कर रही है उसी डायरेक्शन में यूनिट टाइम में 1 सेकंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी उसको हम लोग वेव वेलोसिटी के नाम से जानेंगे। इवन दैट हम लोग यहां देखें तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेव वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होगी जो वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है, इसी का दूसरा नाम है हमारा फेज वेलोसिटी। दैट्स द कांसेप्ट रिलेटेड टू। अब मैं बात करना चाहूंगा छोटे से रिलेशन की, दैट इज रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अब 3 टर्म हम लोगों ने यहां पे पढ़े हैं, उन तीनों टर्म के बीच में रिलेशन क्या है ये बात हम लोग यहां पढ़ने जा रहे हैं। मैं फिर एक डायग्राम बनाता हूं। मान लीजिए मैंने यहां पर ये वेव का प्रोपेगेशन शो किया, सपोज दैट इज द वेव प्रोपेगेशन। डियर स्टूडेंट्स मैं इसको कहता हूं 1 कंप्लीट वेव यानी वेवलेंथ, इसमें लगे हुए टाइम को कहता हूं t, और टाइम के रेसिप्रोकल को कहता हूं फ्रीक्वेंसी 1/t। अब अगर मुझे वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एज वेल एज वेव वेलोसिटी, इनके बीच में रिलेशनशिप देनी हो तो मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला जानता हूं, वेव वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई स्टूडेंट इसको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी कह सकता है। यहां डिस्प्लेसमेंट है वेवलेंथ के बराबर, दैट इज लैम्डा, टाइम है यहां 1 टाइम पीरियड के बराबर, दैट इज टी। वेव वेलोसिटी को मैंने यहां v से डिनोट किया है, तो v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैंने सिंबल की रिप्रेजेंटेशन अपने वेव के रेस्पेक्ट में डाला, तो दैट इज वेलोसिटी इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टी। 1/t को मैं फ्रीक्वेंसी कह सकता हूं। अल्टीमेटली आई मे राइट वेव वेलोसिटी, the velocity by which wave is traveling in a particular direction is termed as wave velocity. Wave velocity is equals to frequency nu multiplied by lambda. That's a very simple, very small relation.
अगेन दैट इज वेरी यूजफुल रिलेशन, इसकी जरूरत हमें आगे बहुत पड़ने वाली है। तो डिस्टेंस दोनों चीजें यहां पे क्लियर होनी चाहिए। वेव प्रोपेगेशन की वेलोसिटी दैट इज टर्म्ड एज वेव वेलोसिटी। अब जो मीडियम के पार्टिकल्स अपनी जगह पे ऑसिलेट करते हैं, हर पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट करेगा, उसकी हर जगह पर अलग अलग वेलोसिटी होगी। जैसे पीक पे जाके वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाती है, दैट इज पार्टिकल वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट को मैक्सिमम अगर मैं लेता हूं तो एम्पलीट्यूड से डिनोट करता हूं, लेकिन इंस्टेंटेनियस अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लेता हूं तो वाई से डिनोट करता हूं। एग्जैक्टली वाई अपॉन डेल्टा टी स्मॉल ड्यूरेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट बी टर्म्ड एज पार्टिकल वेलोसिटी। जबकि वेव वेलोसिटी क्या है? वेव वेलोसिटी है डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम बाय द वेव इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। तो ये इस तरीके से कुछ छोटी छोटी डिफाइन थी डिस्टेंस। आई होप सो आपको क्लियर हो गई होंगी। एज यूजुअल हम लोग यहाँ एक न्यूमेरिकल करेंगे और न्यूमेरिकल के बाद में क्लास को डिस्पर्स करेंगे। बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट की फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को घर से करने हैं। एग्जांपल नंबर 1 क्या कहता है, देखिए समझते हैं। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी हैव ए रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। स्टूडेंट्स, एक नई इंफॉर्मेशन में मिल गई, नो डाउट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिलते हैं जिनमें नई इंफॉर्मेशन मिलती है। ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज का मतलब वो फ्रीक्वेंसीज जिनको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सुन सकता है, दे आर टर्म्ड एज ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज। कहां से कहां तक होती हैं? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। एक्सप्रेस दिस रेंज इन टर्म्स ऑफ पीरियड। इसे हमें टाइम पीरियड के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो पहला पार्ट बड़ा सिंपल सा, क्या? फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, सब लोग जानते हैं। तो मेरे को यहां से t इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी करना है। मैं यहां t1 की बात करूंगा तो 1 अपॉन 20 हो जाएगा, t2 की बात करूंगा तो 1 अपॉन 20,000 हो जाएगा। दैट इज द कांसेप्ट फॉर डिस्टेंस। नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे रिगार्डिंग टू वेवलेंथ। व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ की बात अगर मैं करता हूं तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वेवलेंथ का। क्या अभी पढ़ा था? वेवलेंथ इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी मुझे यहां साउंड की निकालनी होगी, या आगे दे रखी है, ये दे रखी 330 मीटर पर सेकंड। टाइम पीरियड दैट इज वेवलेंथ। आई होप सो क्लियर होगा डियर स्टूडेंट्स। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम लोग ओमेगा कहते हैं, दैट इज 2 पाई ओवर कैपिटल टी। मैं यहां दो टाइम पीरियड निकाल चुका हूं, एक 20 हर्ट्ज को लेकर के, एक 20,000 हर्ट्ज को लेकर के। नो डाउट मैं यहां पे दो बार ओमेगा की वैल्यू निकालूंगा, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की, दैट इज 2 पाई ओवर कैपिटल T2, दैट इज T1। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। यूनिट्स की बात है तो बड़ा सिंपल सा है, ये हर्ट्ज है, हर्ट्ज को मैं पर सेकंड भी कह सकता हूं। वेवलेंथ मेरा मीटर में आएगा, फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी मेरा रेडियन पर सेकंड में आएगी। 2 पाई एंगल है तो इसको मैं रेडियन में मेजर करना चाहूंगा। टी टाइम पीरियड है तो सेकंड में मेजर करना चाहूंगा। बाकी सॉल्यूशन आपको एग्जाम में कैसे लिखना है यहां मैंने समझाने की कोशिश किया। छोटे छोटे से दो फॉर्मूले, उन फॉर्मूलों के बेसिस पे हमारा न्यूमेरिकल आई होप सो हमें क्लियर हो गया होगा। बाकी आप यहां जो सॉल्यूशन दे रखा है इसको एक बार जरूर मैच करेंगे अपना सॉल्यूशन करने के बाद। स्टूडेंट्स यहां देखिए V1 और V2 दो फ्रीक्वेंसीज हैं, ये V1 V2 नहीं है, न्यू1 न्यू2 है। बाकी आप सिंबल रिप्रेजेंटेशन V1 ले V2 ले डजंट मैटर, यहां क्लियर आपने पहले मेंशन किया हुआ है फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी 330 मीटर पर सेकंड क्वेश्चन के अंदर दे रखी है उसने। T1 आपने यहां से निकाल दिया, T2 आपने ये दोबारा निकाल दिया। वेवलेंथ 1 आपका वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी से जो भी रिलेशन हमने दिया था, लैम्डा 2 हमारा यहीं से निकल जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज 2 पाई न्यू या 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, बातें की है आपने ये निकाला। यूनिट्स लिखना यहां बहुत जरूरी है डियर स्टूडेंट्स, यूनिट्स आपको हर स्टेप पे लिखनी चाहिए। थैंक्स अ लॉट। आप कुछ क्वेश्चंस असाइनमेंट सेक्शन में पिक करेंगे और वहां से उन क्वेश्चंस को, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बड़ी आसान सी क्लास आपको आज की लगी होगी, लेकिन आज की क्लास क्लियर होगी तभी आगे की क्लासेस में आप सरवाइव कर पाएंगे। इसलिए ध्यान से आज की क्लास को आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। थैंक्स अ लॉट, कीप सेफ, बी सेफ।